हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करता हूं आपका स्टूडियो क्लासेस में। जैसा आपको पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह। और हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस तो स्टार्ट कर लिए थे। अब प्रिपरेशन जहाँ तक था हम लोगों ने भी कर लिया था यहाँ पर, बट कुछ क्वेश्चंस मेरे को कराना था। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन कुछ मैसेजेस मुझे मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं कि लाइक कि सर हम क्या क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम है। तो देखो बच्चों, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, कोई भी टीचर्स आपको कोई कंटेंट देता है तो ऐसा नहीं कि उसका रॉन्ग है। आप पहले तो एक पूरे कोई भी लेक्चर देखो, एक प्रॉपर तरीके से देखो। ऐसा नहीं है थोड़ा सा ये लेक्चर देख लिया, थोड़ा दूसरे टीचर्स का लेक्चर देख लिया, तो ऐसे भी क्या होगा कि आप अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब हम कंटिन्यूसली पढ़ने जाते हैं ना। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे इधर उधर के आ जाते हैं वीडियो, जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जो उस पर चले जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख रहे हो, अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए वर्कफुल होगा और आप वही काम करो जो जिसके पर्पज़ से आप यूट्यूब पे जा रहे हो। अगर आपको पढ़ने के पर्पज़ से जाना है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे वही आप करो। दूसरे वीडियोज़ देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, खुद को संभालो, खुद को कंट्रोल करो। आप वही वीडियोज़ देखो जो आप चाहते हो एजुकेशन पर्पज़ से, वही आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि एजुकेशनल पर्पज़ से भी एक वीडियो आधा देखा, फिर दूसरा आधा देखा, ये क्या बताया, वो क्या बताया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप पहले समझो तो सही उस वीडियो में क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, तब तो आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इस अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और चलो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चंस क्या है कि जब हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, तो प्रिपरेशन में मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो चलो आ गए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज नहीं है। अगर इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछेगा तो आप आसानी से अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चंस पहला हमारे पास यहाँ पे ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो जिसको आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करे, और जिसको नहीं आता है इसी को ट्राई करे। भाई कैसे होगा? तो देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना क्या होगा, इसमें फर्स्ट यही देखना है कि रिएक्टेंट्स में दिया क्या है। देखो ये जो एरो है, एरो ये शो करता है कि एरो के जो टेल पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड में जो भी आएगा वो सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट। यानी एरो के हेड साइड में जो बनेगा वो प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हेड साइड में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या बनेगा? तो देखो एक बात बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअली इसकी जो रिएक्शन होती है वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया है, डज मीन कि यहाँ पे हीट है, उसके प्रेजेंस में हो रहा है। और आप देखो कि ये बेंजीन है और यहाँ पे जो है कार्बन है, यहाँ ये देखो ये कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसी को सही तरीके से लिख के दिखाऊँ तो देखो ऐसे आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ये मैं राइट करके दिखा रहा हूँ, देखो ये ऐसे है। मैं हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब मैं इसकी जो रिएक्शन है HBr के साथ करा दूँ, किसके साथ करा दूँ, HBr के साथ। देखो अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें आपको समझना है कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। क्या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कंडीशंस दे के रखा है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बस आपको देखना कि ये जो पूरी की मॉलिक्यूल है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इसमें एक ही रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्यों मैंने बोला मार्कोनी-कॉप्स रूल? क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। कभी भी आपको याद रखना है, हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पे आपके पास अनसैचुरेटेड ओपन चेन में अगर है हाइड्रोकार्बन और बेंजीन है,
तो बेंजीन में तो कभी भी देखोगे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजनेशन होता है, वो भी निकल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन होगा ये ओपन चेन वाले कार्बन में होगा। लेकिन अगर वहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तब बेंजीन रिंग को तो आपको भूल जाना है, उसमें एडिशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, होने के लिए मतलब इसकी वजह से एडिशन रिएक्शन होने का जो चांसेज है बढ़ता है, ऐसा कह सकते हो। तो अब क्या कह सकते हो यहाँ पे कि जो HBr है, HBr में आपको डिसाइड करना है कि Br हमारा क्या है, नेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है। आपको तो पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, मैंने बताया था क्या होता है, बताओ। मार्कोनी-कॉप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेगेटिव एटम उस कार्बन पे जाके लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है कंपैरेटिवली। अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो डबल बॉन्ड है और किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ वो सिलेक्ट करना है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मार्कोनी-कॉप्स के अकॉर्डिंग। तो Br उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। देखो यही दो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, जिसमें हमें ये देखना है कि किसके पास कम है और किसके पास ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो इसके पास कम हाइड्रोजन, इसके पास ज़्यादा है। मैंने बताया कि आपको बेंजीन रिंग को साइड में रखना है। इसकी वजह से कार्बन स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि वो रेजोनेंस में जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे Br उस कार्बन पे जा रहा है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। हमेशा याद रखना, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो पोजीशन फ्री होगा। तो जो दो पोजीशन फ्री हो रहा है उस पर नेगेटिव एटम को हमें उस कार्बन पे लेके जाना है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम होते हैं, और जो पॉजिटिव एटम है हमें उसके पास लेके जाना है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब हम उसी कार्बन को फोकस करेंगे जिसके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, उसके अलावा और कोई कार्बन यहाँ देखना नहीं है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। आप देखो यहाँ हो गया CH के साथ क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी प्रोडक्ट दे देता है, और ऑप्शन में एक और मैं यहाँ पे फॉर्म करके देता हूँ और ये भी प्रोडक्ट दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो अगर Br यहाँ पे ना जाके, नेगेटिव एटम Br ही है ना, तो इस कार्बन पे ना जाके अगर इस कार्बन पे चला जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अगर देखा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसकी वजह से अगर Br निकल जाएगा तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये कार्बोकेटायन बनेगा तो ये पूरे तरीके से इधर रेजोनेंस में जा रहा है और इधर किस में जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइम हो रहा है, ऊपर से बेंजीन रिंग रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है इसको। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्टेबल है। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये ज़्यादा स्टेबल और या मेजर क्यों है, इसलिए है क्योंकि जब ब्रोमीन निकलेगा सपोज कर लो, तो इस कार्बन के पास क्या है, प्लस आया। जब प्लस आया तो कार्बोकेटायन है, हो गया ना। तो कार्बोकेटायन होने की वजह से इसके सराउंडिंग में कितने अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, कितनी बार है, 3 टाइम्स। और इसके इधर देखोगे तो बेंजीन रिंग है जो कि डायरेक्ट किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, क्योंकि यहाँ पे जब ये कार्बोकेटायन हो जाएगा तो ये -m का काम करेगा। -m क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जब खींचेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर Br मान लो मैंने निकाल दिया, तो इसके पास जब प्लस आ जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ यही बस आ रहा है ना, बेंजीन तो इससे कनेक्ट है ना, इससे थोड़ी कनेक्ट है। तो यहाँ पे CH के ऊपर यानी ये जो CH2 है इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर पाई बॉन्ड को हम इग्नोर कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 2 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे बोल सकते हो। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है और ये माइनर प्रोडक्ट है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। समझ में, तो नोट करना है, ऐसे अगर कभी आए तो आपको ऐसे ही दिखाना है। देखो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम मूव करें तो दूसरे क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो हीट के ही प्रेजेंस में हो रहा है, सेम है। अब आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, देखो अनसिमेट्रिक है कि नहीं। सबसे पहले आप देखो मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या अनसिमेट्रिक है कि नहीं, है ना।
कैसे पता? चलो देखो, जैसे CH3 है, ये CH2 है, और ये यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड है और CH2 है। बताओ अनसिमेट्रिक है नहीं? अरे इसको बीच से डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वहाँ से देखना जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से इसको डिवाइड करो। तो इधर सिर्फ एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो अनसिमेट्रिक हुआ ना, तो अनसिमेट्रिक हो गया है। ये 2 है बच्चों, याद रखना। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक हो गया, और ऊपर से इसमें किसकी एडिशन हो रही है? HCl की। तो अगर एडिशन ऑफ HCl हो रहा है, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, याद रख लें, तो यहाँ पे भी आपका वही रूल लगेगा जो इसके पहले वाले में लगा, मार्कोनी-कॉफ्स रूल। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं देखो 2 तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। नेगेटिव एटम विल अटैक ऑन दोज कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या आप ऐसे बोल सकते हो कि नेगेटिव एटम अटैक ऑन दोज कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन। दोनों को अच्छे से समझ लेना है। पहले केस में मैंने बताया कि जो नेगेटिव एटम है उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, लेकिन हमें वही कार्बन देखना है जो डबल बॉन्डेड है, याद रखना, एडिशन रिएक्शन जब भी होगा तब। दूसरा मैंने क्या बताया कि नेगेटिव एटम उस कार्बन पे अटैक करेगा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, लेकिन वो कार्बन भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, याद रखो। तो आप देखो यहाँ पर ये कार्बन ही तो है जिसके पास डबल बॉन्ड है, इनसे क्या मतलब है क्या? नहीं, हमें इन दोनों कार्बन से मतलब है। क्या यहाँ पे एरो पे कोई कंडीशन मेंशन किया है? नहीं, सिर्फ हीट दिया है। तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव कौन है? क्लोरीन है, पॉजिटिव कौन है? H है। तो नेगेटिव जो क्लोरीन है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है, यानी इसके ऊपर। तो व्हाट इट गिव्स, ये दे देगा बच्चों यहाँ पर Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो देखो यही हमारा मेजर है। माइनर फॉर्म करना है तो आपको क्लोरीन को इस CH2 के ऊपर अटैक करा देना है और H यहाँ चला जाएगा, तो माइनर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कभी कभी मेजर माइनर सब दे के पूछता है, वहाँ पे दे देगा, पूछेगा विच इज़ द मेजर, तो आपको पता होना चाहिए ना मेजर कौन सा है। तो मार्कोनी-कॉफ में मेजर वही होता है जो कम हाइड्रोजन रखता हो या ऐसा कार्बन जो नंबर ऑफ मोर कार्बन से कनेक्टेड हो। बट याद रखना एडिशन हो रहा है तो वो कार्बन भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? तो नोट कर लो इसको फटाक से। देखो एक और दिखाता हूँ, ऐसा ही है बट वो परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और सेम रिएक्शन अगर रहे और परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तब वहाँ मार्कोनी-कॉफ वर्क नहीं करेगा, वहाँ एंटी मार्कोनी-कॉफ, क्योंकि अपोजिट ऑफ मार्कोनी हो गया ना, तो इसी वजह से उससे क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। दिखाता हूँ। जैसा मॉलिक्यूल है मैं वैसा ही लेता हूँ, जैसे आपको लगे ना भाई कि अलग अलग हो गया, क्योंकि चाहे हम ऐसे लिखे चाहे जैसा मैंने पहले लिखा था उस टाइप से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड है, और ये CH2 है, और इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करा दे बच्चों, HCl की। यहाँ ही लिख देता हूँ जैसे आपको समझ में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl या HBr ले लो, HBr। और यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड। परऑक्साइड को हम H2O2 या बेंजोइल परऑक्साइड भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप बेंजोइल परऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। याद रखो जब ऐसे रिएक्शन हो, परऑक्साइड हो, एडिशन रिएक्शन हो परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो, तो ऐसे को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई खराश क्या है, तो इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट। जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, है एडिशन ही लेकिन परऑक्साइड के प्रेजेंस में है। इसमें जब भी परऑक्साइड आ जाएगा तो इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन है। मैकेनिज्म मैं जब कराऊंगा तो दिखाऊंगा, फिलहाल आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे केस में होता है क्या कि परऑक्साइड जो होता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिजिबिलिटी बढ़ा देती है किसकी, इस कार्बन की, जहाँ पे नेगेटिव एटम आसानी से जाके क्या कर सकता है, अटैक करता है। और इस सेकेंडरी वाले कार्बन को, यानी इस कार्बन को जिसका हाइड्रोजन कम है, उसको ब्लॉक कर देता है। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो ओब्वियसली अब नेगेटिव एटम के लिए अटैक करने के लिए कौन सा पोजीशन फ्री बचा है, इसका ना, ए वाला जो कार्बन है। इसीलिए जब खराश इफेक्ट होता है, यानी एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जब हम अप्लाई करते हैं, तो
तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ पे नेगेटिव एटम अटैक करेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ भी, यहाँ क्यों नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको वही कार्बन देखने हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन से कोई मतलब नहीं है। बेंजीन में इनके प्रेजेंस में आप एडिशन करा ही नहीं सकते, वहाँ सिर्फ हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर होगा एडिशन। तो अब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br कहाँ अटैक करेगा? उस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी ए वाला कार्बन। तो रेस्ट को आपको एज इट इज लिख देना है। अब देखो बस इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन जाके लग जाएगा और यहाँ पे जो CH2 है इसके साथ क्या आ जाएगा Br, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यही इसमें मेजर होगा। मैं समझ में तो आ ही गया होगा मैंने क्या बताया, क्योंकि पेरोक्साइड इस वाले कार्बन को ब्लॉक करता है जिससे कि Br इसके ऊपर अटैक ना कर सके। Br फिर किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर। तो ये मेजर में यही बनता है। लेकिन आपको एक यहाँ पे और भी पॉइंट में बता देता हूँ कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिर्फ HBr के ही साथ रिएक्शन कर सकता है। उसमें ना तो HF रिएक्शन कर सकता है, नहीं HCl और नहीं HI। आप पूछोगे क्यों? देखो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है HF, उनके बीच की जो बॉन्ड होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब इतना एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन कराना तो मुश्किल होगा। सेम केस है किसके लिए? HCl के लिए भी। तो ये दोनों एंडोथर्मिक शो कर रहा है, HF और HCl। HBr आसानी से क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा कंपैरेटिवली। आप सोचोगे HI क्यों नहीं करेगा? वो तो और आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी और भी कम है। तो HI भी ब्रेक होता है, लेकिन जो HI ब्रेक होगा उसमें आयोडीन एज अ फ्री रेडिकल फॉर्म जब होगा तो अपने ही दूसरे आयोडीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ऐसे जैसे सपोज करो कि HI अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल। तो वहाँ पे एक ही I फ्री रेडिकल तो होगा नहीं ना, कई सारे होंगे। तो इस वजह से जो I फ्री रेडिकल है और दूसरा जो I फ्री रेडिकल है आपस में ही क्या करेंगे? रिएक्शन कर जाएंगे और I2 मॉलिक्यूल बना लेगा। और I2 मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, जो फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ HBr ही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखिए, वो गलती से भी आपको HI नहीं लेना है, गलती से भी आपको HCl नहीं लेना है, नहीं HF लेना है। किसमें? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में है। आपको सिर्फ HBr से दिखाना है, और वो भी खरास इफेक्ट इसको बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। चलो, तो एक क्वेश्चन समझ में आया आपको? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करो यार, तुम लोग करते उड़ते हो नहीं, बस वीडियो देख के चल जाओगे। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। आपको रिएक्शन में जो वर्ड है, रिएक्शन तो दिया नहीं, लेकिन जो वर्ड है जो रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना चाहता है, कुछ समझ में आया? क्या बोला है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या बनना चाहिए। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें क्या होगा रिएक्शन में। देखो आपके पास सपोज कर लो कोई अल्कोहल है, और इसमें बोला कि जो अल्कोहल है KI के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसमें H2SO4 को यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो KI होता है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके आयोडीन बनाता है, और आयोडीन फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि अभी तो बताया कि आयोडीन जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इतना स्टेबल होता है कि वो फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब सोचो कि हमें कैसे पता? तो चलो दिखाता हूँ कि याद रखना, जब ये रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ KI, जब H2SO4 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे पहले KI और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगा, मैं जो कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं इधर दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो देखो होगा क्या कि KI पहले किसके साथ रिएक्शन किया? H2SO4 के साथ। तो इसमें क्या होगा? पोटेशियम मेटल है ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो ये क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो इसका जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है I के साथ क्या बना लिया? HI, और वो क्या फॉर्म हो गया? KHSO4।
ये बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HI फॉर्म हुआ, और ये जो HI है एक गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, HI क्या है? गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि H को आसानी से लीव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप HF, HCl, HBr, HI में अगर कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आसानी से H को रिलीज करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे HI है, इस वजह से इसे गुड रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब देखो आगे क्या होगा कि जो H2SO4 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इवन ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट होता है, शायद आपको पता है। तो H2SO4 को अगर हम डिकम्पोज कराएं तो क्या फॉर्म होगा? देखो H2SO4 डिकम्पोज अगर हम करा दें तो ये H2O देगा प्लस SO2 देगा एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। देखो नेसेंट ऑक्सीजन, अरे हाईली रिएक्टिव। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, क्योंकि सॉल्यूशन में ही है ना, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है HI के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, देखो, और ये वाटर दे देगा और बनाएगा क्या? I2। दिखाई दिया? HI ऑक्सीजन के साथ गया, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना लिया? वाटर। बचा कितने आयोडीन? 2, तो क्या बना लिया? आयोडीन। तो ये जो आयोडाइड बचता है माइनस के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या बना लिया? I2। और I2 ये क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है जो फिर से रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको लिखना क्या है? आपको इस क्वेश्चन में यही लिखना है कि व्हेन Ki रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो Ki react with H2SO4 instead of alcohol and gives HIN KHSO4, in which HI is strong reducing agent and H2SO4 work here acts as an oxidizing agent, so they react together and give iodine and water, and after forming iodine it does not take part again in the reaction because of it is more stable। बस यही लिखना है आपको, अच्छे से देख लो, ठीक है। यही रीजन है यार, और कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। अब पूछा कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। डिफरेंट डाई हैलोजन, अब देखो ये तो सिंपल सा है, आइसोमर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो मैं तो बता दूंगा, आपको समझना चाहिए। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दैट्स नोन एज आइसोमर। इसमें बोला है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात किया जाए प्रोपेन की, मान लो अगर प्रोपेन लेते हो CH3 और CH2 और CH3 लेते हो, और इसके में आप रिएक्शन करा दे रहे हो, ठीक है, और वो भी बोला कि राइट द डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन की, तो सीधा सीधा रिएक्शन नहीं दिखाना है आपको, इतना लंबा चौड़ा आप कहानी मत बनाओ। आप क्या करो, यहाँ पे प्रोपेन के साथ 2 हैलोजन ले लो। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या हो गया? जेमिनल हो गया, क्योंकि जब सेम कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड होता है तो जेमिनल होता है। दूसरा क्या बनाओगे इसको? देखो बस क्लोरीन का ही तो पोजीशन चेंज करना है, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो विसिनल हो गया, ठीक है। तो एक बार जेमिनल बना, एक बार विसिनल बना, एक और बनेगा ना, तो जेमिनल होगा ना तो विसिनल होगा। शायद आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी क्या हुआ? Cl। देखो बना डालो, तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ डाई हैलोजन। अंडरस्टूड? समझ में आया? एक और चाहे तो बना सकते हो अपने तसल्ली के लिए कि क्लोरीन को जो जैसे मैंने यहाँ पे एंड कार्बन पे लगा के रखा है, आप सेंटर कार्बन पे लगा के रखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी भाई, तो पोजीशन तो चेंज हो गया ना। वहाँ 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन था, यहाँ 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1,2। अब इसमें क्या लिखोगे? 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, और इसको क्या लिखोगे? 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। ये है, समझ में? हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में करेंगे, धैर्य रखो, धैर्य। हम आगे करने वाले हैं जब आइसोमर, इसके बाद तो स्टार्ट करेंगे हम आइसोमर, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट दे के रखा है आइसोमर का, तो आप देखोगे आपको समझेगा। अगले एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने दे के रखा है, उसमें आप जाओगे देखोगे तो मैंने आइसोमर के बारे में समझाया है, मैं उसको और डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ।
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन एल्स। अरे वाह, आपके पास ऐसा C5H12 है, मान लो ये सिर्फ इतना दे दिया, आप पूछता है कि आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करो कि आपको सिर्फ क्या दे, सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट दे। फिर आपको इस तरीके से उसको नेक्स्ट फार्मूला में चेंज करना है जिससे आपको 3 आइसोमेरिक ऑफ मोनोक्लोराइड दे, और फिर ऐसे करना है जिसमें 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो आप देखो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, C5H12 है। तो C5H12 को क्या आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, रुको वाइट में भी लेता हूँ। C5H12 याद रखना है, ये फुलफिल कर रहा है एल्केन के फॉर्मूला को, CnH2n+2 को। तो क्या करेंगे यहाँ, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक के स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। काउंट करो, कार्बन कितने 5, हाइड्रोजन कितने 12। तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने 3 3 6 3 9 एंड 3 12 है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2। स्ट्रेट चेन ले लो, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप स्ट्रेट चेन ले लो, एक ये ले लो 1 2 3 4 5, और एक कौन सा ले लो CH3 CH2 ले लो। यहाँ पे क्या करो, CH3 लिख दो, क्योंकि 5 है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे CH3 लिख दो। तो देखो मैंने यहाँ पे इसके 3 आइसोमर बना लिए हैं। अब मैं आपको इन तीनों आइसोमर में इनकी प्रोडक्ट की कंडीशन दिखाता हूँ। देखो एक ऐसा आइसोमर है जो सिर्फ सिंगल मोनोक्लोराइड दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, या तो इस, या तो इस। अब इन चारों कार्बन के जो नेचर है सेम है। क्यों? जिस कार्बन से कनेक्ट है सेम है ना, सारे के सारे नेचर क्या सेम है, सबके पास 3 हाइड्रोजन है, कहीं पे भी मेजर माइनर की वो नहीं है। और इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो चाहे यहाँ पे अटैक कराओ, चाहे यहाँ अटैक करो, चाहे यहाँ, हर एक कार्बन का क्या है, नेचर सेम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, इधर से करोगे तो ये 1, इधर से 3 आ जा रहा है, इधर से अगर करते तो 1 है, 3 आ जा रहा है, इधर से भी 1 2 3 1 2 3 सेम आ जा रहा है। तो आप कहीं से भी रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, यानी 1 इक्वी मोल क्लोरीन के साथ ही कराना है। अगर एक्सेस में कराओगे तो पूरे हाइड्रोजन को हटाएगा, तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि पूरा हाइड्रोजन हट नहीं जाता। तो यहाँ पे आपको ऐसे कराना है। मैं यहाँ रिएक्शन दिखा दूँ, देखो मैंने लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। इसका मतलब होता है कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पे फिट हो जाएगा, या एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को हटा दिया क्या फॉर्म करके HCl, और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पे जाके क्या हुआ, ऐड हो गया ऐसे। आप चाहे इसके साथ कराओ, ऐसे इसके साथ, किसी के साथ भी कराओगे तो वही बनेगा प्रोडक्ट, डिफरेंट नहीं बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एक ही बना, तो इसलिए सेटिस्फाइड हुआ। मतलब इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, भाई इसको ले लो, इसमें भी 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेंगे। कैसे? आप अगर इसमें क्लोरीन का रिएक्शन कराते हो, देखो ऐसे ही दिखा देता हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर इस पर अटैक किया या इस पर अटैक किया, दोनों टर्मिनल को देखो, किसी भी टर्मिनल पर अटैक करेगा तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? अगर यहाँ पे अटैक करता है तो क्लोरीन आ जाएगा, देखो ऐसे, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को लिख के, स्ट्रेट है ना, देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। इसमें हमने क्या Cl2 के साथ करा है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, तब मान लो क्लोरीन यहाँ अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, तो CH3 CH2 CH2
1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया। क्या नाम बोलोगे? 1 क्लोरोपेंटेन बोलोगे? अगर मान लो वहाँ से वहाँ ना अटैक करके यहाँ अटैक करता तो भी आप 1 क्लोरोपेंटेन बोलते कि नहीं बोलते? अब सपोज कर लो क्लोरीन यहाँ नहीं अटैक किया, ठीक है, क्लोरीन यहाँ नहीं अटैक किया, क्लोरीन ने सेकेंड कार्बन पे अटैक किया, तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरोपेंटेन बोलोगे? पहले वाले को 1 क्लोरोपेंटेन था, चाहे इधर से, दूसरे वाले को क्या बोलोगे? 2 क्लोरोपेंटेन बोलोगे? भाई प्रोपेन वर्ड 3 कार्बन के लिए होता है, पेंटेन वर्ड 5 कार्बन के लिए होता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इसके पहले वाले मैंने प्रोपेन बोला होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये पेंटेन है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो सेकेंड पे लगा, पहले वाले केस में फर्स्ट पे लगा था तो 1 क्लोरोपेंटेन बना, ये क्या बन गया? 2 क्लोरोपेंटेन। अगर यही क्लोरीन को मैं यहाँ पे ऐड करता, सपोज करो ऐसे यहाँ पे ऐड करता और यहाँ से, तो भी क्या आप क्या बोलते हैं? 2 क्लोरोपेंटेन ही तो बोलते हैं ना। चाहे उधर ऐड करो चाहे इधर, 2 क्लोरोपेंटेन ही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों CH2 CH3, इधर का CH2 CH3 सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सेम प्रॉपर्टी मतलब ACH3 ACH3 ACH2 ACH2 सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो चाहे हम क्लोरीन का उधर अटैक कराए या इधर अटैक कराए, सिमिलर बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे क्या जब अटैक कराया था, या फर्स्ट कार्बन पे इधर से अगर मैं बोलूँ तो उसे 1 क्लोरोपेंटेन बोला, सेकेंड पे अटैक कराया तो 2 क्लोरोपेंटेन बोला। अगर यहीं पे किस पे अटैक करा दूँ? थर्ड पर, यानी यहाँ थर्ड पे, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोपेंटेन। तो कितने बने? 3 बने। याद रखो, चाहे आप पहले कार्बन पे अटैक कराओ तो 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरे पे अटैक कराओगे 2 क्लोरोपेंटेन और तीसरे पे कराओगे तो 3 क्लोरोपेंटेन। आप राइट साइड से कराओ या लेफ्ट साइड से कराओगे आपको प्रोडक्ट सिमिलर मिलेंगे, लेकिन 3 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो सेम आएंगे, तो उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि आइसोमेरिक फॉर्म की बात हो रही है। अब देखो एक लास्ट है, तो लास्ट में क्या बोला है कि कौन सा ऐसा है कि जो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। तो ये मॉलिक्यूल आप याद रख लो, ये 4 देगा। कैसे? चलो दिखाता हूँ। अरे चलो दिखाता हूँ। देखो आपके पास ये CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। देख रहे हो आप? अब आप इसको क्या करो कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन बना दो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या होगा? अब एक क्लोरीन अगर इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा, दूसरा क्लोरीन आके लगेगा, तो क्या लोग नाम बोलोगे इसका? चलो आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दिखा दो। मान लो वहाँ पे रिएक्शन हुआ और पहला प्रोडक्ट ये दे रहा है CH3 CH2 3 and CH2, क्या नाम आएगा? बताओ फटाफट। इसका नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 टर्मिनल पे क्लोरीन है, नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग चेन यही है हमारा। 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। क्लोरीन का अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है वर्ड, इसलिए 1 क्लोरो देन 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। कब? जब एक क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक किया। तो नाम यू नोट करते जाना, क्या फॉर्म हुआ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो यही सेम चीज़ अगर मैं क्लोरीन को यहाँ ना अटैक करा के इस पे अटैक कराऊँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, तो सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है। तो क्या फॉर्म होगा? देखो यहाँ पे मान लो क्लोरीन अटैक, तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरो, क्योंकि नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, मीनिंग तो एक ही है। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले में क्या था? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरे में क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब यही अगर मान लो यहाँ पे ना अटैक करा कर हम इस पे अटैक करें, या मान लो यहाँ हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन को लगा दिया। अब इधर से करो, क्या करोगे? यहाँ पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 क्लोरो
3 मिथाइल ब्यूटेन आ गया, नाम चेंज हो गया ना सबके, 3 बन गए। चौथा देखो, चौथा भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ CH2 कर दो, मान लो इस पर अटैक करेगा यहाँ पे, अब नंबरिंग इधर से जाएगा तो 1 2 3 4, क्या बोलोगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, तो 4 मिल गए, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये आइसोमर है। तो पहला क्या था 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा क्या था 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन था, और तीसरा क्या था आपका वहाँ पे 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और चौथा क्या है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बस यही आपको करना है। ये आइसोमर है जो आपने ऑलरेडी किया है, नहीं किया है तो मेरे साथ जुड़ जाना, हम कर लेंगे भाई, हम फिर से कर लेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर अपना पर्पज ये है कि आपको आना चाहिए, आपको नहीं आया तो फिर मेरे अपना पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शन ऐसे भी पूछ लेते हैं, क्या दे दिया साइक्लोहेक्सेनॉल दे दिया, अब बोला SOCl2 के साथ, तो शायद आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। एक्चुअली जब ये होता है ना, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। पायरिडीन इसलिए क्योंकि जब भी ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट, उसमें एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो रिएक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो रिवर्स ना कर सके, इस वजह से पायरिडीन उसे क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे, इसलिए पायरिडीन एक बेस है। तो हमेशा याद रखना पायरिडीन के प्रेजेंस में होता है। तो SOCl2 जब भी रिएक्शन करेगा, मैंने बताया था कि अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बाई प्रोडक्ट क्या देता है SO2 और HCl देता है, हमेशा याद रखना। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, गलती से भी बेंजीन मत बोलना, इसलिए आसानी से निकल जाएगा। तो इसका जो H है, इसके एक Cl के साथ निकल गया, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन बचा वो सल्फर के साथ क्या हुआ, निकल गया, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन है ना, तो देखो ये लेकर चला गया, SO2 बन गया। तो एक क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है, वो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मैंने बता के रखा था कि SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपका SO2 और HCl जाएगा। तो देखो इसमें से काउंट कर लो, क्लोरीन 2 था, क्लोरीन 1 निकल गया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ निकल गया पूरे तरीके से, बचा एक क्लोरीन, तो जहाँ से OH जा रहा है वहाँ पे वो लग जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में समझो। बस आपको इतना याद रखना है कि अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये जो थायोनिल क्लोराइड है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, जिसे हम डार्जेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। बेस्ट रिएजेंट होता है क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता प्योरीफाई करने के लिए, ये खुद ही प्योर होता है अदर के कंपेयर में, इसलिए बेस्ट रिएजेंट यही होता है। सो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन गिवन फॉलोइंग रिएजेंट विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड, तो आप क्या बोलोगे, थायोनिल क्लोराइड। तो यही है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की बात ये है कि HCl के साथ हीट किया जा रहा है इनको, लेकिन इसमें आप सोचोगे अरे OH यहाँ पे भी, OH यहाँ पे भी है, सबको निकाल दो, नहीं, गलती मत करना। यहाँ जो OH वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ क्या है अटैच्ड है, ये बेंजीन है ना, तो OH बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, और जब OH डायरेक्ट कनेक्ट होता है बेंजीन रिंग के साथ, वो +M का काम करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और इस वजह से वहाँ रेजोनेंस बनता है, और इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, जो OH को निकाल पाना मुश्किल होगा। तो OH आसानी से वहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या करोगे, एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, हाईली अनस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो OH है वो CH2 के साथ कनेक्ट है, बेंजीन से थोड़ी है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस वजह से OH HCl के साथ आसानी से मस्ती से जाएगा। तो इसका OH और इसका H क्या फॉर्म कर लिया, वाटर, और उसे की जगह पर कौन लग जाएगा, समझो, अभी तो बताया, यहाँ OH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे CH2 और Cl आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। बस इतना याद रखना, जो मैंने बताया रीजन वही है, क्योंकि यहाँ OH रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ वाला जो OH है, जो CH2S है,
वो जो है रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो कौन सा ज़्यादा पोलर, sp3 वाला ज़्यादा पोलर है ना, तो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, मतलब आसानी से ये निकलना चाहेगा उसके कंपेयर में। अब देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे दिस वन। ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन आपको परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो क्या है कि बेंजीन है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ यहाँ पे CH2OH है, यहाँ CH2 क्या OH है, और इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप सोचोगे इसमें होगा क्या है, एलिमिनेशन होगा, एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होना चाहिए? तो याद रखना है, आंख बंद करके जब भी सनलाइट हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ब्रोमीन हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, या तो अलाइल कार्बन हो, या तो बेंजाइल कार्बन हो। अब सोचोगे कौन है भाई? यहाँ अलाइल की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे बेंजीन के कार्बन को तो हटाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास ओपन चेन में है। अगर ओपन चेन में कार्बन है तो हमें वहीं पे देखना है कि अलाइल कौन है। समझो OH दे दिया, Br2 दे दिया, तो क्या हटा देगा? नहीं भाई, ये OH दे दिया तो इसमें कोई वो नहीं है, Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेंजाइल कौन है भाई? इसमें बेंजाइल कार्बन कौन है? दिस कार्बन इज द बेंजाइल कार्बन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और इसमें जो जहाँ है एज इट इज रहेगा, आपको बस यही देखना है, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे CH2 और OH लिख देना है, और इसके साथ कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन नहीं होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ये अटैक कहाँ करेगा? अलाइल या तो बेंजाइल कार्बन पे, या तो उस कार्बन पे जिसके हाइड्रोजन बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। मतलब ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ द बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ अटैक करेगा। गॉट इट? और दूसरा जो H है, जो H यहाँ से निकल रहा है, वो बचे हुए Br के साथ HBr फॉर्म कर लेगा। ये है प्रोडक्ट। अब लास्ट में देखो क्या HI है, नॉर्मल हीट के प्रेजेंस में हो रहा है एडिशन रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। सब्स्टिट्यूशन मत करा देना, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि HI है ना, तो इसमें नेगेटिव कौन है? आयोडीन। पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन। तो आयोडीन उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो एक कार्बन है ना, दो कार्बन देख सकते हो, एक और दो, इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो कम किसके पास? इसके पास, क्योंकि टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। तो आयोडीन यहाँ पे जाएगा। जब आयोडीन वहाँ जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? इसका रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो इसके रिएक्शन में होगा क्या? प्रोडक्ट आपको A बनना दिखेगा। यहाँ पे तो H आ गया, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर I आके लग जाएगा। ये CH3 है बच्चों, ठीक है, CH3। सोचोगे H कहाँ गया? H अंडरस्टूड होता है कि यहाँ जाके फिट हो चुका है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में है ना ये रिंग। बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन को दिखाते नहीं हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ जाके लग गया है। नोटेड? देखो ये बना प्रोडक्ट। तो जो जो मैंने क्राइटेरिया आपको समझाया वो आपको आना चाहिए, याद रखना है। फिर भी नहीं आता, ऑब्वियसली एक बार बताओगे तो मैं फिर से आपके लिए प्रिपेयर करा सकता हूँ। तो देखो ये अपना लास्ट है। इसमें क्या है कि NaI है, सिर्फ NaI लिख दे और यहाँ एरो पे कुछ ना दे तो ये कन्फ्यूज नहीं होने का मतलब यहाँ अंडरस्टूड है कि एसीटोन है भाई, और NaI एसीटोन एक ही रिएक्शन होता है। याद करो कौन सा हो सकता है? मैं ऑप्शन देता हूँ, फिंकलेस्टीन या वर्ड्स या स्वार्ट। 3 ऑप्शन है, फिंकलेस्टीन, वर्ड्स, स्वार्ट। याद आया? याद रखना हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में जब फिंकलेस्टीन होता है तो NaI एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, और स्वार्ट्स AgF जो मैंने बताया था Hg2F2, COF2 या PbF3 के प्रेजेंस में हो सकता है। वर्ड्स तो एक अलग रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल के साथ होता है, लेकिन ये कौन सा है? फिंकलेस्टीन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन है बच्चों।
इसमें क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन NaBr के साथ चला जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, I जाके उसकी जगह पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज है ना, ये बना। तो हेलोजन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हीट है और सनलाइट है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Br है, क्या होना चाहिए, एडिशन। गलती से भी मत करना, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया था कि अगर आपके पास हेलोजन है और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो चाहे एल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर वहाँ पे एल्केन भी हो सकता है तो सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन होगा। सनलाइट है ना, आँख खोल कर देखो कौन है, सनलाइट, तो इसके प्रेजेंस में हमेशा कोई क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा भाई, ये भी तो क्वेश्चन है, कहाँ होगा, डबल बॉन्ड पे होगा क्या, ना ना ना, अगर डबल बॉन्ड है ना तो दैट ऑलवेज प्रीफर टू अटैक ऑन द नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन लाइक दैट कैन बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के जस्ट बाजू में हो। ए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ए कार्बन क्या है, sp3 है, ए कार्बन sp2 है तो ए कार्बन क्या है, sp3 है। तो ये ब्रोमीन चाहे यहाँ वाले कार्बन पे अटैक करे या यहाँ वाले कार्बन पे, मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक ही है, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, इसलिए मीनिंग एक होगा। तो अगर मान लो ब्रोमीन यहाँ वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही ना, तो हाइड्रोजन हटेगा तभी तो ब्रोमीन आएगा, तो क्या फॉर्म होगा, HBr। बस ये सारे रिएक्शन शो करने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपको समझ में आए कि जब डबल बॉन्ड होता है और सनलाइट होता है तो वहाँ एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखो, जब सनलाइट हो और हेलोजिनेशन रिएक्शन कराया जाए तो ऐसे केस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है। बाकी के कंडीशन तो मैंने आपको बता के रख दिया है, बस ये सारे कंडीशन आपको दिमाग में रहने चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको नोट डाउन करने हैं, अच्छे से वीडियो पॉज करना है, समझना है। फिर ऐसे ही मैं आपको केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट किया हूँ तो उसमें भी बताऊँगा, और लेकिन इससे पहले हम आइसोमर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आइसोमर के टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।